हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग लेक्चर में फुल वेव रेक्टिफायर देखेंगे। इससे पहले हम लोग रेक्टिफायर देखे थे, हाफ वेव रेक्टिफायर, और हमने क्या देखा था, हमने फुल वेव सेंटर टेप रेक्टिफायर देखा था। तो आज के लेक्चर में हम लोग फुल वेव ब्रिज टाइप रेक्टिफायर देखेंगे। ये फुल वेव रेक्टिफायर का ही टॉपिक अभी तक चल रहा है, जिसमें फर्स्ट हमने फुल वेव सेंटर टेप रेक्टिफायर देखा था और आज हम लोग फुल वेव ब्रिज टाइप रेक्टिफायर देखेंगे। आपको पता होगा कि मैंने बताया था कि फुल वेव सेंटर टेप रेक्टिफायर में सेंटर टेपिंग करना मुश्किल होता है थोड़ा। दिस इज व्हाट ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। टेपिंग सेकेंडरी टर्मिनल ऑफ ट्रांसफार्मर इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, और अगर उस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस में अगर हम गए तो हो सकता है कि हम सेंटर टेपिंग अगर अच्छे से नहीं करेंगे तो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्टेज होगा वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। इसलिए हम एक ऐसा रेक्टिफायर बनाते हैं जिसमें ये सेंटर टेपिंग का जो झंझट था उसको हम खत्म कर सकते हैं। वी कैन एलिमिनेट द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ सेंटर टेपिंग, सो वी आर यूजिंग व्हाट, फुल वेव ब्रिज टाइप रेक्टिफायर। फुल वेव ब्रिज टाइप रेक्टिफायर का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, चलिए तो आज डिस्कशन करते हैं हम लोग फुल वेव ब्रिज टाइप रेक्टिफायर का। जितने भी रेक्टिफायर अभी तक आप पढ़े हैं उसमें ये इंपॉर्टेंट रेक्टिफायर है। एग्जाम में इसे क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली पूछा जा सकता है, इसलिए आपको इसको अच्छे से कवर करना है। सबसे पहले मैंने सर्किट डायग्राम बनाया। मेनी बुक्स में आप देखेंगे कि ट्रांसफार्मर को नहीं लगाया है, डायरेक्ट उसने एक वोल्टेज वहां पे एसी सप्लाई प्रोवाइड करा दिया है। इसका ये मतलब नहीं कि ट्रांसफार्मर वहां पे यूज नहीं होगा, ट्रांसफार्मर यूज होगा। ट्रांसफार्मर को नहीं दिखाया गया है, डायरेक्ट सेकेंडरी टर्मिनल के ऊपर एसी सप्लाई को वहां पे दिखाया गया है। तो यहां भी आप देख रहे हैं कि हम लोग एसी सप्लाई प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ ए ट्रांसफार्मर में दे रहे हैं, और ये एसी सप्लाई कहां ट्रांसफर होगा, सेकेंडरी वाइंडिंग में। तो यहाँ जो इनपुट होगा इसको भी हम लोग कुछ मान लेते हैं। लेट अस सपोज यहाँ जो इनपुट होगा दैट इनपुट विल बी व्हाट, भी। इनपुट हमारा यहाँ जो हम मान लेते हैं सेकेंडरी इनपुट, यहाँ पर हम मान लेते हैं V। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इनपुट ड्रॉप होगा विथ पोलरिटी। अब पोलरिटी कैसे डिसाइडेड होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे हम लोग निगेटिव लेंगे, और निगेटिव हाफ साइकिल में यहाँ निगेटिव हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। और ड्यू टू दिस पोलरिटी some of the diode will become forward bias and some diode will become reverse bias. The diode which is in forward bias will start conduction, and diode which is in reverse bias will not conduct, और इसके हिसाब से हमको आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। तो ये तो वर्किंग की बात हो गई, इसके ऑपरेशन की बात हो गई। पहले तो हमको इसका एक इंट्रोडक्शन देखना है, और इंट्रोडक्शन में हमको लिखना है कि इसमें क्या क्या लगा हुआ है। तो इसमें मैंने एक जनरली ट्रांसफार्मर लगाया है। अगेन इट इज व्हाट, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो हमने एक यहाँ ट्रांसफार्मर लगाया है और यहाँ पे हमने एक ब्रिज का यूज किया है। ये जो आप देख रहे हैं ये डायोड का ब्रिज है, इसको डायोड का ब्रिज बोलते हैं। इसमें कितने डायोड्स लगे हैं, 4 पीएन जंक्शन डायोड को हमने यहाँ पे कनेक्शन कराया है। आप डायोड का देखें अरेंजमेंट किस तरह से है। अरेंजमेंट चेंज नहीं होना चाहिए। इफ यू चेंज द अरेंजमेंट यू विल नॉट गेट द डिजायर आउटपुट, और आपका सर्किट डायग्राम गलत हो जाएगा। आप देखो कैसा अरेंजमेंट है। ये दोनों डायोड जो है पैरेलली जो है वो एक डायरेक्शन में है, और ये दोनों डायोड एक डायरेक्शन में है। तो डायोड का अरेंजमेंट चेंज नहीं होना चाहिए। और ये किस तरह से है, तो निगेटिव, और यहाँ निगेटिव N और N हमारा कनेक्टेड है, यहाँ P और P कनेक्टेड है। इन दोनों के बीच में हमने क्या कनेक्ट किया है, एक लोड रेसिस्टेंस RL, और उसी लोड रेसिस्टेंस से हम लोग आउटपुट वोल्टेज को ऑब्टेन करेंगे। ठीक है, तो पहले तो हम ये लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन में, मैंने लिखा नहीं है, बट एग्जाम में अगर आपको आएगा तो आप पहले रेक्टिफायर के बारे में लिखना है। आपको क्या लिखना है कि रेक्टिफायर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि एसी सप्लाई को किसमें, पल्सेटिंग डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करता है। एसी वोल्टेज को पल्सेटिंग डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। तो ये सब बातें तो पहले हम लोग देख चुके हैं, तो कुछ बातें आपको है ना, स्टार्टिंग जो रेक्टिफायर की बात होगी वो रेक्टिफायर का बात लिखना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपको बताना पड़ेगा कि इन फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर
एन ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर इज यूज्ड। हम लोग किस तरह का ट्रांसफार्मर यूज करते हैं? ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। जबकि इससे पहले सेंटर टेप में हमने सेकेंडरी में टैपिंग का एक, वहां पे हम लोग टैपिंग ट्रांसफार्मर का यूज कर रहे थे। और मैंने बताया भी कि टैपिंग करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, इसलिए उसको हम लोगों ने लीव कर दिया। ठीक है, अब इसके अंदर और क्या लगा हुआ है? एक ब्रिज लगा हुआ है जिसमें 4 डायोड्स कनेक्टेड है, D1, D2, D3, D4। AC सप्लाई which is to be rectified is diagonally to the opposite end of the bridge। मतलब जो AC सप्लाई हम रेक्टिफिकेशन के लिए देंगे वो डायगोनली अपोजिट एंड से क्या होगा? पास होगा। अपोजिट एंड मतलब आउटपुट मिलेगा, तो हमको ये डायगोनली अपोजिट एंड में डायोड को एक बार ऑन रखेंगे और दूसरे बार क्या रखेंगे? ऑफ रखेंगे। ये चीजें आपको आगे समझ में आएगा, जब हम वर्किंग देखेंगे तो वहां पे आपको समझ में आएगा। ठीक है, एंड द लोड रेसिस्टेंस RL इज कनेक्टेड अक्रॉस द रिमेनिंग 2 डायगोनल ऑफ द अपोजिट एंड। तो आप देखो, अगर हम डायगोनली अपोजिट एंड ऑफ डायोड की बात करें तो ये दोनों है और ये दोनों है। तो अगर ये दोनों मेरा शॉर्ट सर्किट होगा, ये दोनों शॉर्ट सर्किट होगा, तो ये जो लोड रेसिस्टेंस है वो इधर और इधर से कनेक्टेड होगा। यही बात उसने यहाँ पे मेंशन किया है। उसने बोला AC सप्लाई विच इज टू बी रेक्टिफाइड इज डायगोनली टू बी अपोजिट एंड ऑफ द ब्रिज, डायगोनली टू बी अपोजिट एंड ऑफ द ब्रिज, एंड लोड रेसिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस द रिमेनिंग 2 डायगोनल। रिमेनिंग 2 डायगोनल मतलब ये दोनों डायगोनल के रिमेनिंग कनेक्ट होगा। तो ये दोनों पॉइंट आपको जो है, ये पॉइंट आगे वर्किंग में आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो दिस इज योर सर्किट डायग्राम एंड दिस इज द स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ फुल वेव ब्रिज टाइप रेक्टिफायर। अब हम इसका सबसे पहले सर्किट डायग्राम देखेंगे एंड देन आफ्टर वी हैव व्हाट? वर्किंग और ऑपरेशन ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। देन वी विल सी द डिफरेंट पैरामीटर्स, और पैरामीटर देखने के बाद फिर हम लोग इसके एप्लीकेशंस को देखेंगे, एडवांटेज को देखेंगे। तो पहले आप इतना लिख ले, इसके बाद हम लोग इसके वेवफॉर्म और ऑपरेशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग अब इसके वर्किंग ऑपरेशन को देखते हैं। उससे पहले वेवफॉर्म भी हम लोगों ने ड्रॉ किया है, तो पहले हम वर्किंग ऑपरेशन देखेंगे, तब वेवफॉर्म को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए, जब हम इनपुट में AC सप्लाई देंगे, इनपुट में AC सप्लाई देंगे तो वो कहाँ ट्रांसफर होगा? सेकेंडरी टर्मिनल में ट्रांसफर होगा। तो हमने माना कि फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ सेकेंडरी वोल्टेज, यहाँ पे जो पॉजिटिव होगा वही पॉजिटिव यहाँ मिलेगा, यहाँ निगेटिव है तो यहाँ निगेटिव मिलेगा। तो कहने का मतलब जो वोल्टेज इधर ट्रांसफर होगा उसकी पोलरिटी तो वही रहेगी, पोलरिटी चेंज नहीं होगी। तो फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल लेट अस सपोज यही वोल्टेज वहां ट्रांसफर हो गया, ये वोल्टेज वहां पे क्या हो गया? ट्रांसफर हो गया। यहाँ हमने V वोल्टेज लिया भी है, तो ये V वोल्टेज यहाँ पे हमको ड्रॉप हुआ है, जिसका ऊपर वाला टर्मिनल पॉजिटिव है और नीचे वाला टर्मिनल निगेटिव है। अब आप ध्यान से देखिए कि टर्मिनल हमारा यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ पे टर्मिनल निगेटिव है। अब कौन कौन से डायोड इसमें फॉरवर्ड बायस होंगे और कौन सा डायोड इसमें रिवर्स बायस होगा? फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस कैसे पता करते हैं? तो डायोड का P रीजन जो होता है, P टर्मिनल जो होता है वो पॉजिटिव से कनेक्ट होना चाहिए। तो ये डायोड का P है, इट इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, और अगर हम और किसी डायोड का देखें, इसका देखें, तो क्या ये फॉरवर्ड बायस होगा? नहीं होगा। ये फॉरवर्ड बायस होगा? बिल्कुल, ये फॉरवर्ड बायस होगा। डायोड D1 फॉरवर्ड बायस होगा। ठीक है, डायोड D4 रिवर्स बायस होगा। उसी तरह यहाँ देखो निगेटिव है, यहाँ निगेटिव है, ये टर्मिनल मेरा क्या है? निगेटिव। यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव, ये टर्मिनल हमारा निगेटिव है। तो ये निगेटिव टर्मिनल को अगर हम देखें तो ये डायोड निगेटिव N से कनेक्टेड है, N इज कनेक्टेड टू निगेटिव, तो ये डायोड क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। और ये डायोड हमारा क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। और ये दोनों डायोड हमारे क्या हो जाएंगे? रिवर्स बायस हो जाएंगे। ये दोनों डायोड रिवर्स बायस हो जाएंगे। फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ सेकेंडरी वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज we see that diode D1 and D3 is in forward bias।
जो है ना डायगोनल होंगे, ठीक है ना, जो आमने सामने का जो पैरेलल, जो हमारा यहां से आमने सामने का जो होगा वो हमारा क्या होगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, और बाकी जो रेस्ट होंगे वो क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। तो इसी चीज को हम लोगों ने वर्किंग में एक्सप्लेन किया है। वहां पे आप देखिए कि जब यहाँ पॉजिटिव और यहाँ निगेटिव होगा सेकेंडरी वोल्टेज का, तो डायोड D1 मेरा फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, डायोड D1 फॉरवर्ड बायस हो जाएगा तो ऑन हो जाएगा। उसी तरह डायोड D3 भी फॉरवर्ड बायस हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। whereas diode D2 and D4 is what, reverse bias, so it will off, वो कंडक्ट नहीं करेगा। और इन दिस वे हमको एक पाथ मिला, कहां से मिला, तो D1 से लेकर के और D3 से हमारा करंट स्टार्ट होगा फ्लो करना, एंड दैट करंट विल ड्रॉप ए वोल्टेज अक्रॉस लोड रेसिस्टेंस, एंड दैट वोल्टेज इज नथिंग बट द आउटपुट वोल्टेज विच इज शोन हेयर, यहाँ पे हमने दिखाया है। तो इस पोजीशन पे कौन कौन ऑन होगा, इस पोजीशन पे डायोड D1 एंड D3 ये क्या होगा, ऑन होगा। डायोड D1 एंड D3 हमारा क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। कितना, 0 से पाई के बीच में। अब निगेटिव साइकिल की हम बात करें, पाई से 2 पाई के बीच में, पाई से 2 पाई के बीच में करेंगे तो जस्ट रिवर्स होगा। कौन कौन से डायोड हमारे फॉरवर्ड बायस में हो जाएंगे, D4 और D2 हमारा क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा, ठीक है। एंड करंट विल स्टार्ट कंडक्शन, करंट इसमें कंडक्ट होना शुरू हो जाएगा D4 से लेकर के यहां तक, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि फॉर रिवर्स बायस कंडीशन नो करंट विल फ्लो एंड इट विल बिकम व्हाट, ओपन सर्किटेड, तो हमने ओपन सर्किटेड दिखा दिया। और फॉरवर्ड बायस के केस में वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किटेड हो जाएगा, तो शॉर्ट हमने दिखा दिया। तो फर्स्ट कंडीशन मैंने आपको बताया, फर्स्ट कंडीशन मैंने आपको बताया। सेकंड कंडीशन आप खुद लिख सकते हैं, वर्किंग में सेकंड कंडीशन आप खुद लिख सकते हैं, डायग्राम भी खुद बना सकते हैं। वर्किंग ऑपरेशन में सेकंड कंडीशन आपको खुद लिखना है। आपको लिखना क्या होगा इसमें, कि जब निगेटिव हाफ साइकिल ऑफ दिस सेकेंडरी वोल्टेज विल कम, negative half cycle of this secondary voltage will come, then here negative, यहां क्या हो जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, यहां पे निगेटिव आ जाएगा, और यहां पे पॉजिटिव आ जाएगा, यहां पॉजिटिव आ जाएगा। अब आप देखो डायोड का N जो है, D4 डायोड का N जो है वो निगेटिव से कनेक्टेड है। नाउ दिस विल बिकम फॉरवर्ड बायस and this will become what, reverse bias। उसी तरह ये पॉजिटिव है तो ये वाला डायोड कनेक्टेड है, इसका P कनेक्टेड है पॉजिटिव से, तो ये डायोड फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा और ये डायोड रिवर्स बायस में आ जाएगा। सो फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट सेकेंडरी वोल्टेज, डायोड D2 and D4 is in forward bias and it will start conducting, whereas diode D1 and D3 is in reverse bias, it will not conduct। तो यहां पे कौन कौन सा डायोड हमारा ऑन होगा, तो D2 and D4 डायोड क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा और कंडक्शन हमारा शुरू हो जाएगा। कंडक्शन विल स्टार्ट फ्रॉम these two, ठीक है। तो ये बातें आपको अब लिखनी है, यहां पे आप लिख लेंगे और यही बिल्कुल इसी टाइप का एक डायग्राम बनाएंगे। जो डायोड फॉरवर्ड बायस होगा उसको ऑन दिखाएंगे, जो डायोड रिवर्स बायस होगा उसको आप क्या दिखाएंगे, ऑफ दिखाएंगे, ठीक है। तो ये हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, ये आपको कंप्लीट करना है, ठीक है ना। मैंने बता दिया आपको, यहाँ पे लिखना आपको है। इसको मैं बार बार बोल रहा हूं, इसलिए मैं आपको दे रहा हूं एज ए आप असाइनमेंट समझे, है ना, इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। तो आपको ध्यान में रहना चाहिए कि नहीं ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो आप इस होमवर्क को कंप्लीट करें, इस असाइनमेंट को कंप्लीट करें। इसमें आपको है ना सेकंड वाला पार्ट लिखना है, ठीक है, और सेकंड वाले पार्ट के हिसाब से आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है ना। चलिए, तो इतना पहले आप लिख लें और सेकंड वाला पार्ट इसका आप कंप्लीट करें,
जब डायोड D2 एंड D4 फॉरवर्ड बायस में होगा, ऑन होगा, डायोड D1 एंड D3 रिवर्स बायस में होगा, ऑफ होगा। किसके लिए? निगेटिव हाफ साइकिल ऑफ सेकेंडरी इनपुट वोल्टेज के लिए, दैट मींस पाई टू 2 पाई के लिए। ठीक है, देखिए तो सेकेंड पार्ट आप लोग खुद से लिख लेंगे। सेकेंड पार्ट में आपको डायग्राम बनाना है, वो बिल्कुल डायग्राम इसी टाइप से बनेगा, बस थोड़ा सा अंतर होगा। इस डायग्राम में अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे निगेटिव और यहाँ पॉजिटिव डालेंगे, यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव डालेंगे। ठीक है, तो ये डायोड मेरा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और ये डायोड मेरा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और D1 D2 मेरा क्या हो जाएगा? ओपन सर्किट हो जाएगा। अब जहां जहां ऑफ था वहां ऑन लिख देना है, हियर ऑन, दिस डायोड इज व्हाट ऑन, और यहां क्या हो जाएगा? ऑफ, यहां भी ऑफ। ठीक है, अब इसमें जो करंट फ्लो होगा, ठीक है, जो करंट फ्लो होगा उसका डायरेक्शन कैसे दिया जाएगा? मैंने कल भी बताया था, बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि सर निगेटिव हाफ साइकिल में ये निगेटिव में है तो ये निगेटिव में क्यों नहीं बना है? निगेटिव में नहीं बनेगा क्योंकि पोलरिटी सेम रहेगी। अब करंट कैसे फ्लो होगा? करंट ऐसे फ्लो होगा, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल, हमेशा करंट किस टर्मिनल से दिखाते हैं? पॉजिटिव टर्मिनल से। तो हमारा करंट अब कैसे फ्लो होगा? इसमें करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग लाइक दिस, यहां से ये ऐसे करंट हमारा फ्लो होगा। तो अगेन ये एंटरिंग टर्मिनल और ये लीविंग टर्मिनल पॉजिटिव और नेगेटिव हमारा है, इसलिए हमने सेम यहाँ पे बनाया है। चलिए, अब हमने यहाँ पे एक कंपैरिजन टेबल दिखाया है आपको। दिस इज द कंपैरिजन टेबल ऑफ ऑल द 3 रेक्टिफायर्स, तीनों रेक्टिफायर का कंपैरिजन टेबल है। HWR मींस हाफ वेव रेक्टिफायर, FWCTR means full wave center tape rectifier and FWBR means full wave bridge type rectifier। शॉर्ट फॉर्म में कभी कभी लिख देता है, हालांकि आपके क्वेश्चन में फुल फॉर्म में ही लिखेगा, शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखेगा। तो याद रखना है, HWR मीन्स हाफ वेव रेक्टिफायर, FWCTR मीन्स फुल वेव सेंटर टेप रेक्टिफायर एंड FWBR मीन्स फुल वेव ब्रिज टाइप रेक्टिफायर। ठीक है, तो इसका एक कंपैरिजन टेबल मैंने बनाया है। मैंने इसके पैरामीटर को इस कंपैरिजन टेबल के माध्यम से ही दिखाया है। लगभग सेंटर टेप के ऑलमोस्ट कॉमन होगा, एक दो में अंतर आएगा, एक दो पैरामीटर में चेंजेस आएगा। तो सबसे पहले आप देखिए, नंबर ऑफ डायोड्स हाफ वेव में 1 होगा, सेंटर टेप में 2 होगा, आपने देखा था उसका कंस्ट्रक्शन। फुल वेव में 4 हम लोग डायोड का यूज करते हैं। आउटपुट वोल्टेज, इसको एवरेज वोल्टेज या एवरेज करंट बोलते हैं, ये कितना होगा? तो आप देखिए उसमें Vm बाई पाई और करंट कितना होगा? Im बाई पाई, जबकि इन दोनों में दुगना हो जाता है, ट्वाइस हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका RMS वोल्टेज एंड RMS करंट। तो RMS वोल्टेज और RMS करंट का भी वैल्यू आप लोग यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। पीक इनवर्स वोल्टेज हमने बताया था कि मैक्सिमम इन रिवर्स वोल्टेज, जो कि हमारा है ना, जिससे हमारा क्या हो, ब्रेकडाउन ना हो, है ना, जिस वोल्टेज मैक्सिमम वोल्टेज जिससे हमारा जो जंक्शन ब्रेकडाउन ना हो डायोड का, वही हमारा पीक इनवर्स वोल्टेज होता है। तो हाफ वेव के केस में Vm और फुल वेव के केस में, दोनों केस में 2Vm होगा। ठीक है, रिपल फैक्टर क्या होता है? तो कितना AC कंपोनेंट उसके आउटपुट DC के अंदर घुसा हुआ है, कितना उसके अंदर इंट्रोड्यूस है, उसी को रिपल फैक्टर बोलते हैं। और रिपल फैक्टर हमेशा कम होना चाहिए, 1 से कम होगा तो ज्यादा अच्छा होगा। आपने देखा था हाफ वेव में 1.21, फुल वेव सेंटर टेप में 0.482 और इधर भी 0.482 होगा। ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर TUF है ना, हाफ वेव में 0.287 होता है, फुल वेव में 0.693 एंड इसमें 0.812, सबसे अच्छा इसी का होता है। ट्रांसफॉर्मेशन यूटिलाइजेशन फैक्टर मैंने बताया था, जितना ज्यादा होगा उतना ही आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट पावर हमको ज्यादा मिलेगा, उतना ही आउटपुट पावर हमको ज्यादा मिलेगा। आपने देखा था कल मैंने ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर से आउटपुट पावर है ना, जो फुल वेव रेक्टिफायर
और रेक्टिफायर का जो आउटपुट लोड के ऊपर कितना पावर हमारा मिलेगा, उस पावर को हम लोग है ना ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर से निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इफिशियंसी। तो हाफ वेव रेक्टिफायर का इफिशियंसी 40.6% होता है, जबकि फुल वेव सेंटर टेप और रेक्टिफायर दोनों का इक्वल होता है 81.2%, है ना, दोनों का बराबर होता है। नेक्स्ट आपका रिपल फ्रीक्वेंसी है। तो जो एसी हमारा डीसी आउटपुट के अंदर इंट्रोड्यूस होगा उसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा, तो हाफ वेव के केस में f, इसके केस में 2f और इसके केस में भी 2f। वेयर इज द फ्रीक्वेंसी इज द f इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट विच इज अप्लाइड टू द रेक्टिफायर। रेक्टिफायर में जो इनपुट हम लोग सिग्नल अप्लाई करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी f होगी। मान लेते हैं 50 हर्ट्ज है, तो इस केस में 50, इस केस में 100 और इस केस में क्या होगा, 100 होगा। ठीक है, तो रिपल फ्रीक्वेंसी ये हमारा यहाँ दिया हुआ है। सेंटर टेप की अगर बात करें तो सेंटर टेपिंग हाफ वेव में नहीं जरूरत पड़ती है। सेंटर टेप तो नाम ही है इसका, तो इसमें तो पड़ेगा ही, और नेक्स्ट इसमें भी सेंटर टेप की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो दीज आर द कंपैरिजन टेबल, आप ऊपर में हेडिंग डाल सकते हैं, कंपैरिजन टेबल ऑफ रेक्टिफायर्स, रेक्टिफायर के कंपैरिजन टेबल्स है। ठीक है, अब इसके एडवांटेजेस बहुत होंगे, फुल वेव के एडवांटेजेस बहुत होंगे, है ना। और अगर हम बात करें तो फुल वेव के रेक्टिफायर के केस में इफिशियंसी की अगर हम बात करें तो इफिशियंसी हमारा तो हाफ वेव के मुकाबले सेम ही रहता है, लेकिन अगर हम इसके ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर की बात करें तो ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर सेंटर टेप के मुकाबले इसमें क्या हो गया, बढ़ गया। तो ज्यादा पावर हम आउटपुट में क्या कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं, ज्यादा पावर रेक्टिफायर डिलीवर करेगा आउटपुट में। तो देयर आर सम एडवांटेजेस ऑफ व्हाट ब्रिज टाइप रेक्टिफायर। और सबसे बड़ा एडवांटेज है कि जो कॉम्प्लेक्सिटी आ रही थी सेंटर टेपिंग करने में, वो कॉम्प्लेक्सिटी अब इसके अंदर नहीं आएगा, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की कोई सेंटर टेपिंग का कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लें आप लोग। तो नेक्स्ट हम लोग एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशन ऑफ रेक्टिफायर को देखते हुए रेक्टिफायर विदाउट फिल्टर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमको रेक्टिफायर विथ फिल्टर पढ़ना है। तो बहुत सारे ब्रांचेस में उनके सिलेबस में रेक्टिफायर विथ फिल्टर दिया हुआ है ना। आप सिविल में देखें तो रेक्टिफायर विथ फिल्टर दिया हुआ है। बाकी आप इलेक्ट्रिकल और आप अगर कंप्यूटर में देखेंगे थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस में, तो उसमें सिर्फ ओवरव्यू ऑफ ए रेक्टिफायर दिया हुआ है, हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर दिया हुआ है। तो इसके बाद जो भी टॉपिक आएगा, टॉपिक हमारा रेक्टिफायर विथ फिल्टर के साथ हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं इसके जो लेफ्ट ओवर पोर्शन है उसको। पहला तो मैंने एप्लीकेशन फुल वेव रेक्टिफायर का बनाया है। इसमें सेंटर टेप भी आ जाता है, क्योंकि दोनों का आउटपुट लगभग एक जैसा था, पैरामीटर भी एक जैसा था। तो फुल वेव रेक्टिफायर में दोनों आ जाता है। तो दोनों का एप्लीकेशन आप देखें, मोबाइल फोन्स में हम लोग करते हैं, लैपटॉप चार्जर में करते हैं। जनरली इन सब पे एसी को डीसी में कन्वर्ट करने की आवश्यकता पड़ती है। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई यूपीएस, जिसका यूज हम लोग कंप्यूटर सिस्टम में करते हैं। जैसे मान लेते हैं अगर कोई हम इंपॉर्टेंट वर्क कर रहे हैं और एट ए टाइम वहां पे पावर का कट हो गया, तो हमारा पूरा जो सिस्टम है वो पूरा ऑफ हो जाएगा, और सिस्टम ऑफ हो जाएगा तो फिर से उसको ऑन करेंगे तो वो सारा चीज हमको दोबारा करना पड़ेगा। मान लेते हैं हमने कोई टाइपिंग की, पूरा पेज टाइप कर दिया, बहुत सारा पेज टाइप किया, सेव नहीं किया और एकाएक पावर कट हो जाए तो प्रॉब्लम आती है। या फिर और भी कोई वर्क कर रहे हो और पावर का कट हो जाए तो वहां पे हमारा पूरा डेटा क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है। इसको बचाने के लिए हम लोग यूपीएस का यूज करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, है ना। किसमें, जो कंप्यूटर सिस्टम हमारा होता है उसमें हम लोग यूपीएस का यूज करते हैं। तो उस सर्किट में हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर को यूज करते हैं। जनरली ब्रिज टाइप का ही यूज होता है, सेंटर टेप का यूज नहीं होता है, क्योंकि सेंटर टेप करने में प्रॉब्लम आती है, कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है, टेपिंग द सेकेंडरी टर्मिनल ऑफ ए ट्रांसफार्मर। और इन्वर्टर में यूज होता है, होम इन्वर्टर में, वहां पे हम लोग एसी टू डीसी में उसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। एलसीडी और एलईडी टीवी में भी इसका यूज किया जाता है।
कार अल्टरनेटर टू चार्ज द बैटरीज ड्यूरिंग द रनिंग ऑफ द चार्ज। मतलब कि दोनों ऑपरेशन हो रहा है, कार मेरा रन भी कर रहा है और बैटरी को चार्ज भी कर रहा है। ठीक है, इसमें यूज होता है। ऑडियो एम्पलीफायर्स में यूज होता है। एलईडी ड्राइवर सर्किट्स में यूज होता है। डिफरेंट डिफरेंट एलईडी पैनल्स आप देखते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे जगह पे आप देखते होंगे, वहां पे सैम्बॉल के टाइप से लगा होता है, या टाइमिंग रेलवे स्टेशन पे आप देखते होंगे, वहां पे ये यूज होता है। ठीक है, चलिए हाफ वेव रेक्टिफायर का कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है? बहुत कम जगह एप्लीकेशन है, लेकिन फिर भी हम लोग छोटे छोटे एप्लीकेशंस के लिए हाफ वेव रेक्टिफायर का यूज करते हैं। लो पावर सिंपल बैटरी चार्जर के लिए इसका यूज होता है। पल्स जनरेटर सर्किट के लिए यूज करते हैं। सिग्नल डीमॉड्यूलेटर सर्किट के लिए, सोल्डरिंग आयरन सर्किट में यूज होता है, और एएम रेडियो सर्किट एज ए डिटेक्टर के रूप में इसका यूज किया जाता है। चलते हम लोग एडवांटेज ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाई इफिशियंसी होगा, आपने देखा भी है, हाई इफिशियंसी है इसका, 80% के अप्रोक्स इफिशियंसी। लार्ज डीसी पावर आउटपुट, जाहिर सी बात है कि ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर इसका जो होगा हाई होगा, तो लार्ज डीसी पावर आउटपुट आपको मिलेगा। रिपल फैक्टर आप देख रहे थे बहुत कम होता है, 1 से कम होता है रिपल फैक्टर। लो रिपल वोल्टेज एंड हाई रिपल फ्रीक्वेंसी। रिपल फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 2f एज कंपेयर टू हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर का रिपल फ्रीक्वेंसी f था, फुल वेव सेंटर टेप एज वेल एज फुल वेव ब्रिज टाइप का रिपल फ्रीक्वेंसी क्या था? ट्वाइस था। तो इससे क्या फायदा है? लो रिपल वोल्टेज और हाई रिपल फ्रीक्वेंसी होने से फायदा ये होता है कि इसका फिल्टरिंग करना आसान होता है ना। हम फिल्टरिंग है ना, सिंपल फिल्टरिंग सर्किट का यूज कर सकते हैं। अब फिल्टरिंग सर्किट का क्यों यूज होता है? तो फिल्टर का यूज क्यों करते हैं? अनवांटेड चीज को हटाने के लिए, और सिग्नल के अंदर अनवांटेड चीज नॉइज होता है, तो नॉइज को फिल्टर आउट करने के लिए हम लोग फिल्टरिंग सर्किट का यूज करते हैं। और अगर हमारा रिपल फ्रीक्वेंसी हाई है, रिपल वोल्टेज लो है, तो फिल्टरिंग करना हमारे लिए क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। सिंपल सर्किट का यूज कर सकते हैं। हायर आउटपुट वोल्टेज, हाई ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर एंड प्रोवाइड आउटपुट फॉर बोथ द साइकिल ऑफ इनपुट। दोनों साइकिल ऑफ इनपुट के लिए आउटपुट प्रोवाइड कराएगा। इसके डिसएडवांटेज की जहां तक बात की जाए, तो इसका डिसएडवांटेज क्या है कि इट रिक्वायर मोर डायोड। इसमें डायोड की संख्या ज्यादा होती है एज कंपेयर टू हाफ वेव रेक्टिफायर। एक में 2 और एक में 4 डायोड की है ना यूज होती है। दूसरा क्या है? पिक इनवर्स रेटिंग इज हाई। अब पिक इनवर्स रेटिंग हाई होने से क्या होगा? तो ये मैंने लिख दिया है। पिक इनवर्स रेटिंग अगर हाई होगा तो डायोड का साइज बड़ा हो जाएगा, साइज बढ़ जाएगा, और कॉस्ट भी उसका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये एक डिसएडवांटेज हुआ। कॉम्प्लेक्स सर्किट ड्यू टू सेंटर टेपिंग एट सेकेंडरी। सेंटर टेपिंग को लोकेट करना बहुत मुश्किल होता है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। आप कहां पे टेपिंग करेंगे, कौन से पोजीशन पे टेपिंग करेंगे? सेकेंडरी वाइंडिंग के, सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर के। ये बहुत ही दिक्कत वाली बात होती है। ठीक है, ट्वाइस फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी इसकी ट्वाइस है, तो उसमें एक नॉइज प्रोड्यूस होता है जिसको हम नॉइज बोलते हैं, हमिंग नॉइज। आप देखोगे ये हमिंग नॉइज बहुत जगह, ट्रांसफार्मर में भी हमिंग नॉइज प्रोड्यूस होता है। ठीक है, आप बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में देखोगे हमिंग नॉइज प्रोड्यूस होता है। तो हमिंग नॉइज प्रोड्यूस जो होता है, अगर हम इसका यूज ऑडियो एम्पलीफायर में करें तो हमिंग नॉइज हमको सुनाई देने लगेगा उसमें। तो ये हमारा डिसएडवांटेज है। नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल वोल्टेज रेक्टिफिकेशन। स्मॉल वोल्टेज रेक्टिफिकेशन के लिए सुटेबल नहीं होता है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर लग जाने से हमिंग नॉइज का उसमें क्या होगा? क्रिएशन होगा। और दूसरा, अगर हमारे पास स्मॉल वोल्टेजेस है तो हम उसको रेक्टिफाई नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट योर हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, तो मैक्सिमम ब्रांच के लिए कुछ ब्रांच को छोड़ दिया जाए तो मैक्सिमम ब्रांच के लिए ये टॉपिक लगभग खत्म हो गया है, और मॉड्यूल 1 भी लगभग सबका खत्म हो चुका है। थोड़ा बहुत टॉपिक बचा हुआ है, उसको हम लोग कवर करेंगे। इसमें हमको एक क्लिपर क्लैंपर सर्किट और जेनर डायोड और लाइट इमिटिंग डायोड एंड फोटो डायोड्स के बारे में जनरली हमको देखना है। ठीक है, इसको नोट करेंगे।